आरईसी ने 50 व्यक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव, डिप्टी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के कुल मिलाकर 50 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2023 तक है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट recpdcl.in पर कैरियर सेक्शन में एक्टिव किए गए लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जाकर अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। जाने कब आएगा बीपीएससी 68वीं पीटी का रिजल्ट। 12 फरवरी को बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को इंतजार है इसके रिजल्ट आने की। तो बता दें कि बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को जारी किया जा सकता है। वहीं आयोग के द्वारा वेबसाइट पर सूचना जारी कर अभ्यर्थियों को यह भी जानकारी दे दी गई है कि अगर किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि लग रही है तो वह 16 फरवरी तक ईमेल द्वारा bpscpat.bih@nic.in पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अभ्यर्थी वैकल्पिक विषय के सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। इसके साथ ही इस विषय में 100 प्रश्न होंगे और समय 3 घंटे की जगह केवल 2 घंटे दिए जाएंगे। इसके अलावा इस विषय का अंक नहीं जुड़ेगा, यानी कि केवल क्वालिफाई करना जरूरी होगा। बिहार में सरकार ने मुखिया को दिया ये पावर। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों के मुखिया को एक पावर दी गई है, जिसके तहत अब मुखिया भी घोड़पड़ास और जंगली सुअरों को शूट करवा सकते हैं, लेकिन इसके बाद इन जानवरों के शव को दफनाने की जिम्मेदारी भी मुखिया की ही होगी। हालांकि घोड़पड़ास और जंगली सुअरों को शूट करवाने के लिए शूटर की खोज मुखिया के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि इसके लिए सरकार के द्वारा एक सूची जारी की गई है, जिसमें शूटरों के बारे में बाकायदा जानकारी दी गई है। मुखिया को इस सूची में से शूटर को बुलाना होगा। बता दें कि दोनों जानवर भ्रमणशील होते हैं और किसानों के द्वारा लगाए गए फसलों को अपना भोजन बनाते हैं, जिस कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब सरकार के द्वारा किए गए इस बदलाव से वैसे किसानों को काफी राहत मिलेगी जिनके फसल इन दोनों जानवरों के शिकार हो जाते थे। सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क का बदला नाम। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर में स्थित सिटी पार्क का नाम बदलकर महान समाजवादी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज के नाम पर जॉर्ज स्मृति उद्यान कर दिया। दरअसल उन्होंने इस पार्क का नाम जिला जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता पंकज किशोर पप्पू के द्वारा मांग किए जाने के बाद किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ शेरपुर पंचायत, सरकार भवन, जीविका दीदी के स्टॉल और आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया। आंगनबाड़ी सेंटर देखने के बाद वे सीधे नगर भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया और फिर समाहरणालय में समीक्षा बैठक की। पंचायत परिसर में स्टॉल के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। यहाँ उन्होंने जीविका के स्टॉल पर जाकर नीरा और उससे बने खाद्य पदार्थ को भी देखा। सूबे के 30 ऐतिहासिक धरोहरों को आपदा से बचाने की होगी पहल। सूबे के वैसे ऐतिहासिक धरोहर जो प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वैसे धरोहरों की पहचान कर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इन्हें बचाने की योजना बनाई जाएगी। बता दें कि इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के बीच समझौता हुआ है। मालूम हो कि इस समझौते के तहत 30 ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित किया गया है, जिस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम अध्ययन कर विभाग को इस माह के अंत तक रिपोर्ट सौंप देगी और फिर राज्य सरकार के स्तर पर इसे बचाने की योजना लागू कर दी जाएगी। बता दें कि जिन 30 ऐतिहासिक धरोहर को चिन्हित किया गया है उसमें पटना का गोलघर, बेग हुजमा मस्जिद, जैन मंदिर, कमलदह, दोरुखी प्रतिमा, कुम्हरार, दाऊद खान का किला समेत कई धरोहर शामिल है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जानकीगढ़ के बारे में। जानकीगढ़ भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले का एक गांव है, जिसे जानकीगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टिला देखने के लिए मिलता है और किले के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं, जो लगभग 90 फीट ऊंचा 14 इंच वर्ग ठोस ईंटों से बना हुआ है। पूरब से पश्चिम तक का पूरा टिला लगभग 250 फुट लंबा है, लेकिन इतना अनोखे आकार का है कि इसकी सटीक नकल को परिभाषित करना आसान नहीं है। हालांकि इसके आकार को मोटे तौर पर अंग्रेजी के एल के समान परिभाषित किया जा सकता है। यह किला प्राचीन समय में चाणक्य का किला था। वह विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। अब इस किले के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं। इस किले का संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गार्डन देखने के लिए मिलता है। यह किला पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह किला पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज में स्थित है। आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं और इस किले को देख सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण का पिकनिक स्पॉट है।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पटना आगमन को लेकर तेजस्वी यादव ने कही ये बात। बीते शनिवार की रात 8 बजे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से दिल्ली लौट आए थे। दरअसल लालू यादव सिंगापुर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के सिलसिले में गए थे, लेकिन अब वे देश वापसी कर चुके हैं और दिल्ली में रहकर आराम कर रहे हैं। वही अब लालू यादव का आगमन पटना में कब होगा? जब इससे जुड़ा सवाल मीडिया के द्वारा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से किया गया तो उन्होंने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो की तबियत काफी अच्छी है, उनके स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार आया है और फिलहाल डॉक्टर के द्वारा दिए गए एडवाइस का पालन किया जा रहा है। उन्हें डॉक्टर ने सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि वे सार्वजनिक रूप से लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। उनके पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद ही वे पटना लौट सकते हैं। सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के मुआवजे पर निर्णय जल्द। राज्य सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को परिवहन विभाग की ओर से दी जाने वाली मुआवजे की राशि को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में बीमा कंपनी से प्राप्त की जाती है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2021 से की गई थी। हालांकि अभी इसे रोक दिया गया है। बता दें कि एक मामले में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परिवहन विभाग ने अपने पूर्व की अधिसूचना पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई है। इको पर्यटन पर बिहार में नई नीति लाएगी सरकार। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसे 2023-24 तक बना लिया जाएगा। बता दें कि प्रस्तावित नीति में क्या क्या हो, इसके लिए विभाग के द्वारा एक एजेंसी का चयन किया जाएगा और फिर उसकी सहायता से मास्टर प्लान बनाई जाएगी। मालूम हो कि चयनित एजेंसी को कंसल्टेंट के तौर पर बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि अगले वर्ष कुछ इलाकों में इको टूरिज्म पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में अभी इको टूरिज्म के तौर पर चुनिंदा स्थलों पर ही काम हुआ है। बिहार में तेज हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से तेज हवा की वजह से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिन के दौरान न्यूनतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी के भी आसार है। यानी सुबह में 16 फरवरी के बाद मौसम फिर बदला बदला नजर आएगा। बता दें कि प्रदेश में हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और फिलहाल राज्य में अभी बारिश के आसार नहीं है। हवा के चलते कुछ दिन सुबह में ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस साल बिहार में 5 महीने गर्मी पड़ने के आसार है। बिहार में मार्च से ही लू चलने के आसार है। वही फरवरी के अंत में पतझड़ शुरू होगा। आईपीएस विकास वैभव के समर्थन में जगह जगह हो रहे धरने। आईपीएस विकास वैभव और शोभा अहोतकर के बीच हुए विवाद को लेकर अब विकास वैभव के समर्थन में लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला समन्वयक अनुज सिंह के नेतृत्व में बेतिया में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना दे रहे लोगों के द्वारा कहा गया है कि हम सभी विकास वैभव के साथ है, बिहारियों का अपमान बंद करो। बता दें कि इस दौरान लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला समन्वयक अनुज सिंह के द्वारा कहा गया कि बिहारियों को गाली देना बंद करो और डीजी शोभा अहोतकर के खिलाफ बिहार सरकार कानूनी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इस अपमान की सूचना जब आईजी विकास वैभव के द्वारा बिहार के गृह सचिव एवं मुख्य सचिव को 2 डीआईजी के साथ सूचित किया गया था, तो फिर भी इस मामले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह सरासर बिहारियों का अपमान है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी सुप्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान के द्वारा भी सैकड़ों की संख्या में छात्रों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। सीएम केजरीवाल से मिले तेजस्वी। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह जानकारी खुद तेजस्वी यादव के द्वारा अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने और केजरीवाल के बीच हुए बात से जुड़े कुछ अंश को भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बीजेपी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों, राष्ट्रीय संपत्ति और देश को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। हम सबको मिलकर देश बचाना है। तेजस्वी यादव के द्वारा लिखी गई इस पंक्ति से यह साफ जाहिर होता है कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। केंद्र सरकार पर बिहार के उद्योग मंत्री ने उठाए सवाल। केंद्र सरकार पर बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल यह आरोप औद्योगिक विकास के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के लिए लगाया गया है। यहाँ एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है, जिसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का उदासीन रवैया है। यहाँ 40 एमपी होने के बावजूद भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात नहीं रखी गई। वहीं हर जिले में उद्यमिता विकास को लेकर बिहार सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। दरअसल मीडिया से रूबरू होते हुए समीर कुमार महासेठ ने मंगलवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई के बाद अपनी बात रखी।
बीबीसी पर हुई कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री पर भड़के लल्लन सिंह। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय पर आयकर विभाग के द्वारा की गई छापेमारी के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक ऐसा लोकतंत्र है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा या लिखेगा उसका यही हश्र होगा। उन्होंने कहा कि जिसको भी बोलना या लिखना हो, पहले इन्हें दिखाना होगा, वरना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। आखिर सरकारी तोतों को कितना और कब तक दुरुपयोग करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। दरअसल पिछले दिनों बीबीसी के द्वारा 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े मामलों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। वहीं अब आयकर विभाग की टीम के द्वारा बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे किया गया, जिस कारण लल्लन सिंह के द्वारा नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सीधा सवाल पूछा गया। गुलाम रसूल बलियावी के विवादास्पद बयान पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी के द्वारा सेना को लेकर दिए गए बयान पर जब बिहार के मुख्यमंत्री से उनके समाधान यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया, तो वो इस सवाल का जवाब देने से पछते दिखे। उन्होंने साफ कह दिया कि कौन क्या बोलता है, हम तो 4 तारीख से ही अपना ध्यान जनता के कार्यों पर लगाए हुए हैं, सबसे मिल रहे हैं और सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बता दें कि गुलाम रसूल बलियावी के द्वारा नवादा में कार्यक्रम में बोला गया था कि अगर तीनों सेना पाकिस्तान से निपटने में सक्षम नहीं है तो 30% मुसलमानों को भर्ती कर दे। उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता लगातार हमलावर है और नीतीश कुमार से उनके ऊपर कार्रवाई करने की